हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि इस कोरोना काल में आप लोग बिल्कुल सही होंगे। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन ये संबंधित है कोचिंग से, स्कूल से, यानी शिक्षा व्यवस्था से। तो पढ़ाई जारी रखना है, चुनौती का सामना करना ही है, ये एक चुनौती है। और इस चुनौती में और इस पढ़ाई में दोनों में हमको सामंजस्य बैठा के रखना है। इसलिए अब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा सकें, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि फिजिकली हम पढ़ा नहीं सकते हैं। तो आज मेरा एक प्रयास है कि आपको एक टॉपिक समझाएं, उसमें आप ये बताएंगे कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया, क्या कमी है उसको हम दूर करेंगे। इसी को देखते हुए आज मेरा पहला टॉपिक है, आज हम शुरू करते हैं। आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, आरबीआई। आरबीआई को हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे अमेरिका में फेडरल बैंक यूएस बैंक ऑफ फेडरल बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है बोलने में, आज पहला दिन है। ऐसे ही हमारे देश का ये एक केंद्रीय बैंक है जो रेगुलेटर है। रेगुलेटर यानी नियामक, रेगुलेटर यानी नियामक का मतलब ये नियंत्रित करता है दूसरे बैंकों को। इसीलिए रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहते हैं, क्योंकि ये बैंकों को लाइसेंस जारी करता है, बैंकों को संचालन में मदद करता है, बैंकों को ऋण देता है और ये देखता है कि बाजार व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था देश में सही तरीके से चले। तो रिजर्व बैंक का स्थापना एक कमीशन बना था, हिल्टन आयोग का गठन हुआ था और हिल्टन आयोग के अनुशंसा पे, सिफारिश पे 1935 एक्ट, जो आपको पता है कि भारत अधिनियम 1935, जिसको अंग्रेजों ने भारत का शासन करने के दौरान, भारत में शासन करने के दौरान इसको बनाया था। उसी सिफारिश में, हिल्टन आयोग की सिफारिश में एक केंद्रीय बैंक बनाया गया, जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इस बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, जब इस बैंक के प्रथम गवर्नर थे सर स्मिथ। इस बैंक के प्रथम गवर्नर थे सर स्मिथ। उसके बाद आपको पता है कि 1947 में देश आजाद हो गया। देश की आजादी के बाद 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे बैंकों का बैंक बना दिया गया। तब से ये हमारे देश में मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा नीति, ये हमारे देश में यही बनाता है और सभी बैंकों को लाइसेंस देता है, सभी बैंकों का संचालन करता है और ये देखता है कि सारे बैंक कानून सम्मत चल सके। तो रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जैसा कि अभी हम बताए हैं कि बैंकों को लाइसेंस देना, बैंकों का संचालन करना। इसी व्यवस्था में रिजर्व बैंक के कुछ कार्य हैं, जैसे आप अक्सर अखबार में पढ़ते होंगे, न्यूज में देखते होंगे, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, या इसको मैं बताऊं रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर, ये 3। उसके बाद आप देखते होंगे SLR, CRR, ये सब क्या है? रेपो दर वह दर होती है जिस पे
अन्य बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई अन्य बैंकों को, जो अन्य दूसरे बैंक हैं उनको ऋण देता है, लोन देता है। जिस दर पे, जैसे किसी बैंक को 1,000 रुपए की जरूरत है तो वो रिजर्व बैंक के पास जाता है। तो रिजर्व बैंक उससे कहता है कि 1,000 रुपए हम आपको देंगे, लेकिन जिस दर पे देंगे, जिस ब्याज दर को देंगे वो रेपो दर पे देंगे। इसी तरह जब बैंकों के पास अत्यधिक पैसा हो जाता है तो वो आरबीआई के पास ले जाकर उस पैसे को जमा कर देते हैं। आरबीआई के पास उस पैसे को ले जाकर जमा कर देते हैं और आरबीआई उनको उस जमा पैसे पे ब्याज देता है। तो उसको हम लोग जानते हैं रिवर्स रेपो दर। वर्तमान में 4% ये भी है, 4% ये भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1,000 रुपया बैंक ले जाकर आरबीआई के पास जमा करेगा तो उसे 4% ब्याज मिलेगी। किसे? बैंक को। इसी तरह अगर बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेगा 1,000 पे 4% की दर से उसे रिजर्व बैंक को ब्याज देना पड़ेगा। बैंक दर क्या है? बैंक दर, अब जैसे रेपो दर जो है वो 1 वर्ष से कम का होता है। 1 वर्ष से कम के ऋण पे रेपो दर लगाया जाता है। अगर बैंकों को मान लीजिए 1 वर्ष से अधिक का ऋण चाहिए, 2 वर्ष का चाहिए, 3 वर्ष का चाहिए, तो जब लंबी अवधि का ऋण चाहिए तो बैंक रिजर्व बैंक के पास जाते हैं और लंबी अवधि के ऋण की मांग करते हैं। तो रिजर्व बैंक कहता है कि लंबी अवधि का ऋण अगर आपको चाहिए तो आपको रेपो दर पे नहीं देंगे, हम आपको बैंक दर पे देंगे। यानी अगर 1 वर्ष से अधिक का ऋण लेना होता है तो रिजर्व बैंक उसको बैंक दर पे देता है। इसी तरह एसएलआर क्या होता है? एसएलआर मुद्रा का वो अनुपात होता है या प्रतिभूति में या बॉन्ड में जिसको बैंकों को अपने पास रखना होता है। जैसे वर्तमान में 19.5% एसएलआर बना के रखना है। एसएलआर का मतलब क्या होगा कि बैंकों के पास अगर 100 रुपया है तो 19.5 रुपया, चाहे वो बॉन्ड में रखें, चाहे वो नगद में रखें, चाहे सोने में रखें, किसी भी तरह से वो रखें जिसमें रिजर्व बैंक अलाउ करे, तो उनको अपने पास हमेशा रखना होता है। इसी तरह सीआरआर क्या होता है? सीआरआर को हम लोग कैश रिजर्व रेशियो जानते हैं। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है कि बैंकों को रिजर्व बैंक के अनुसार जितना रिजर्व बैंक का है, जैसे वर्तमान में करीब 20% कैश हमेशा बैंकों को अपने पास रखना है। एसएलआर का हमेशा गलत बोला, हमेशा रिजर्व बैंक के पास जमा करके रखना है। सीआरआर का मतलब होता है कि इतना प्रतिशत नगद पैसा रिजर्व बैंक के पास आपको रखना है। एसएलआर का मतलब होता है कि उसको बैंकों को अपने पास रखना है। ठीक है। उसके बाद आप लोग हमेशा देखते होंगे कि रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति बनाता है। रिजर्व बैंक डॉलर में, रिजर्व बैंक तरह तरह का आप लोग देखते होंगे रिजर्व बैंक का काम होता है। रिजर्व बैंक बैंकों का एनपीए भी देखता है। अब एनपीए क्या होता है? एनपीए को हम लोग नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट बोलते हैं। नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट। नॉन परफॉर्मिंग असिस्ट का मतलब क्या होता है कि बैंकों ने जिसको ऋण दिया वो ना तो ब्याज चुका रहा है ना ऋण की मूल राशि वापस कर रहा है। तो ये कौन देखता है? ये रिजर्व बैंक देखता है कि कौन से बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, कौन से बैंक का एनपीए घट रहा है। इसी तरह भारत में जब भी आपसे पूछे कि भारत में मुद्रा नीति कौन बनाता है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है, रिजर्व बैंक बनाता है। भारत में बैंकों को लाइसेंस कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत में मुद्रा संचालन, चाहे डॉलर देखना, मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा का अधिमूल्यन या मुद्रा का गिरना बढ़ना, सब कौन देखता है? रिजर्व बैंक ही देखता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर जो हैं, आप अच्छी तरह जानना है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और रिजर्व बैंक के एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। रिजर्व बैंक का एक गवर्नर होता है और 4 उप गवर्नर होते हैं। आज का वीडियो बस हम ये देखना चाहते थे, क्या आपको समझ में आ रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? अगर आप लोग का फीडबैक पॉजिटिव वे में आएगा, आप लोग का फीडबैक ये आएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, तो कल से जैसे हम घर पे पढ़ाते थे, कोचिंग में पढ़ाते थे, सेम
एज इट इज हम आपको रोज पढ़ाएंगे नियम से। रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीएस जैसे चलता था वैसे ही चलेगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि नहीं कोई फर्क है, बस आप हमको ये फीडबैक करके बताइए क्या आपको ये समझ में आया है कि जो हम बता रहे हैं आवाज मेरे तक जा रही है, आपके तक जा रही है कि नहीं जा रही है। ये आपको हमको फीडबैक देना है। जैसे आपको ये वीडियो मिले तुरंत हमको फीडबैक देना शुरू कर दीजिएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और गुड बाय।